नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो पिछले वीडियो आप देख रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से था, तो उसके सारे फार्मूलेज हो गए थे। एक क्वेश्चन उस पर एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको मेहनत तो करनी ही है, तो मेहनत करते रहिए और कोशिश करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कहते भी हैं कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर हो? तो अब आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है क्वेश्चन इसमें कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जो क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया दवा का एक कैप्सूल बेलन की आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। फिर कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14 है, मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय नहीं, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। कह रहे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार कहा गया है एक दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, और उसका जो व्यास दिया गया है वो 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लें। चित्र बन जाएगा तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सारी विमाएं उसमें लिख देंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन की फिर कोई खास जरूरत नहीं बचेगी। तो इसका चित्र बनाते हैं। एक बेलन के आकार का कैप्सूल है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा बड़ा बना देना जिससे क्लियर रहे। तो ये बेलन के आकार का एक कैप्सूल है, और बीच में इसका अक्षर डाल दें कुछ ऐसा, और इसके कहा गया दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगाया हुआ है, कुछ ऐसे। थोड़ा क्लियर और कर दो ऐसा, कुछ ऐसा है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, और इसकी जो कुल लंबाई कही गई है, कुल लंबाई वो है 14 कुल लंबाई का मतलब यहां से होगी, यहां से, और होगी कहां तक, इस पॉइंट तक, ये यहां तक, ये है 14 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? ये है कुल लंबाई। अच्छा, और फिर कहा गया इसका व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है। व्यास का मतलब
व्यास हम इसी बाहर नल के ही लिख देते हैं। ये जो है यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी, ये टोटल ये है 5 मिलीमीटर, 5 mm। तो अब ये देखिए जरा, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, जो कि आप जानते हो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, और चूंकि व्यास है 5 तो 5/2 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ये वाला भाग जो है ये 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये है त्रिज्या। अच्छा, अब एक चीज ये ध्यान से देखिए जरा, अगर हम ये पॉइंट अगर इस अर्धवृत्त के लिए केंद्र है, तो जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगी ना त्रिज्या। तो ये वाली जो इतनी दूरी है तो ये भी होगी 5/2 mm, होगी ना 5/2। वैसे ही अगर इधर से देखें तो जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हुई, और ये वाली भी दूरी 5/2 mm हो गई, ये वाली दूरी 5/2 mm। तो ये जो शेष बची, शेष मतलब बेलनाकार वाला जो हिस्सा था, बेलनाकार वाला भाग, उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो आप ये ध्यान दीजिए, तो 14 पूरी लंबाई में से ये भाग और ये भाग अगर माइनस कर दें तो हमें बेलन वाला जो हिस्सा है उसकी लंबाई मालूम हो जाएगी। मतलब कुल लंबाई थी 14, उसमें से इधर का अर्धगोले की जो त्रिज्या है 5/2 वो माइनस की, उधर की जो 5/2 है वो माइनस कर दी, तो कितना हो जाएगा, तो 14 और माइनस ये 5/2 चूंकि दोनों माइनस के हैं और हर बराबर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 कितना होगा 10/2, और 2 से इसे भाग करें तो 14 माइनस ये हो जाएगा 5, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 9। मतलब जो बेलन है, जो बेलनाकार भाग है, उसकी जो लंबाई है वो 9 मिलीमीटर होगी। क्लियर हुआ? 9 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब चित्र की कोई खास नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन की कोई खास जरूरत नहीं बची, क्योंकि सारी जो जितनी भी दूरियां थी, जो जितनी जरूरत वाली दूरियां हैं वो सब हमारे पास नोट हो गई हैं। और कहा गया इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमने बताया जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा हो वो उस उतने पूरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें ये देखिए जरा, जैसे अर्धगोला होता है तो अर्धगोला हम करीब ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना, इस तरीके से बना लेते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोले में ये वाला हिस्सा तो दिखाई देता है और ये वाला भी हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए इसका जो वक्र लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 3πr²। लेकिन यहाँ पर जब ये वाला हिस्सा इस बेलन के साथ चिपका दिया गया तो ये वाला, क्लियर ऐसे अगर कर दें तो ये जब हिस्सा बेलन के साथ चिपका दिया गया तो ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुआ? तो केवल हमें यही वाला भाग तो दिखाई देगा। तो ये कहते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2πr², जो कि इधर का भी वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, वैसे इधर का भी वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। अच्छा, जब बेलन की बात करें, बेलन में ये सिरे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इन पर दोनों पे अर्धगोले चिपका दिए गए। तो जब ये दिखाई नहीं देंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे ये बेलन है, अब ये दिखाई ना दे और ये दिखाई ना दे और ये जो बाकी बचा वो दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। तो मतलब ये हुआ कि हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और उसमें अब इसमें चूंकि दो तरफ अर्धगोले लगे, दोनों बराबर हैं, तो एक का निकाल लीजिए, उसको 2 गुना कर लें, बराबर 2 हो गया ना, और ये दोनों जोड़ दिए जाएं, इनको और इनको जोड़ दिया जाए तो इससे पूरे जो कैप्सूल है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इनकी जो दूरियां हैं उन्हें नोट कर ली जाए। तो सबसे पहले दूरियों को नोट करेंगे और यहां पर लिखेंगे कि अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना होगा, तो 5 व्यास था बटा 2 कर दें, 5/2 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है इसलिए दोनों को r ही रख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे बेलन
कि बेलन की त्रिज्या कर ले, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो उसे भी r लिख लें, ये भी 5/2 मिलीमीटर होगी। अलग अलग मान होते तो अलग अलग त्रिज्या मानते, क्योंकि मान एक ही है तो अलग अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कहा गया है, अच्छा बेलन की ऊंचाई हमें जरूरत पड़ेगी, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को ऐसे लिख लें, और h कितनी होगी, कुल ऊंचाई में से कुल लंबाई जितनी है 14, उसमें से -5/2 और -5/2 कर देंगे। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा, तो 14 - 5 तो बराबर 9 मिलीमीटर, 9 mm। क्लियर हुआ, तो ये हो गई बेलन की ऊंचाई। तो इसका अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जैसा बताया बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठों का जो योगफल होगा उसे कहेंगे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हुआ, चित्र में यहां पर मिटा लेते हैं, तो लिखेंगे यहां पर कि पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस, क्योंकि दो गोले थे, दो अर्धगोले थे, एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, तो 2 इंटू अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। क्लियर हुआ, तो यहां पर आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr²। क्लियर हुआ, तो यहां से ऐसा कर ले, तो 2πr इतना कॉमन हो जाएगा। जब 2πr कॉमन लेंगे तो यहां से देखिए जरा 2πr अगर ये निकल दिया जाए तो यहां पर h बच जाएगा, वैसे ही प्लस, फिर यहां से एक 2 निकाल दिया, एक पाई निकाल दिया, क्योंकि यहां पर r² मतलब r इंटू आर है, r² का मतलब r इंटू आर, तो एक r निकाल दीजिए, तो एक तो ये 2 बचा वो लिख लिया, एक ये वाला r बचा तो इसे लिख लिया, तो बचा क्या 2πr कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में बचेगा h + 2r। क्लियर हुआ, h + 2r। तो अब यहां पर मान लगाएंगे, तो 2 इंटू, अभी फिलहाल पाई को पाई रख लेते हैं, फिलहाल पाई को पाई रख लें, बाद में देखेंगे, तो पाई को पाई रख लेते हैं, इंटू r का मान है 5/2, फिर इंटू h का मान 9 और प्लस 2 इंटू r का मान है 5/2। तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएंगे, वैसे ये 2 और ये भी 2 कट जाएंगे, तो यहां बचेगा पाई, क्योंकि यहां पर देखिए 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14 7 से कट जाता है, इसलिए पाई का मान 22/7 यूज कर ले, और इंटू ये 5 है, और इंटू यहाँ पर 9 और 5 ये 14 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इनकी गुणा कर लें, तो 5 दूना 10 और 10 की गुणा 22 से करेंगे तो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, नोट करते रहें। तो अगला क्वेश्चन जैसा कहा गया है इसमें कि 3 धातु के ठोस घन, 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः, जिनकी भुजाएं क्रमशः
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है। 3 धातु के ठोस घन हैं, 3 घन हैं। यहां पर ध्यान देना क्वेश्चन को, यहां पर 3 घन हैं, 3 घन कहा गया है, 3 घन। तो कहा गया इनकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाया गया। तो फिर आप जानते हैं पिघलाने से, मान लेते हैं धातु कौन सी, लोहे के मान लेते हैं। सिंपली अगर लोहे के मान लें, जैसे मान लें इस तरीके से घन है, क्योंकि ये घन नहीं है, ये घनाकार नहीं है, घनाभाकार है, इसमें बड़ी है और छोटी है कुछ भुजाएं, तो चूंकि घन में बराबर होती है। फिलहाल मानना है तो मान के चलते हैं कि एक इस तरह का है, इससे थोड़ा एक बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है। इस तरीके से 3 घन को पिघलाया जाए तो उनसे जो धातु मिली उनको इकट्ठा करके एक बड़ा घन बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों घनों से जो धातु मिली उतनी ही धातु बड़े वाले घन में यूज की तुमने, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन तीनों घनों का जो आयतन है, जो बड़ा घन हमने बनाया, क्योंकि तीनों को मिला के जो घन बनेगा वो बड़ा ही होगा, तो उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि बड़े घन का जो आयतन है वो तीनों घनों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर इनकी पहले हम भुजाएं नोट कर लें। तो यहां पर 3 घन कहे गए हैं, तो 3 घन में एक हम नाम डाल दें, पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले छोटे घन या दूसरे छोटे घन। तो छोटे शब्द की कोई खास जरूरत नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा ही रख ले और जो बना उसे बड़ा नाम दे दें, ठीक है, जो कि वो बड़ा ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे कि पहले, जो हल होगा इसका, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा। तो भुजा अगर नाम देना चाहे तो इसे हम ए दे सकते हैं कि भुजा ए है। पहले घन की भुजा ए नाम दे दिया जाए तो ए बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। फिर दूसरे घन की भुजा, उसे नाम दे दें बी, तो बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर तीसरे घन की भुजा नाम दे दें सी, बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक जो बड़ा घन बना तो मान लेते हैं कि माना बड़े घन की भुजा, तो बराबर, अब भुजा माननी है तो कुछ भी मान सकते हैं, जो कि ए बी सी मान चुके हैं तो x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ। तो जैसे कि बताया भी, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार कि बड़े घन का आयतन बराबर होगा पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन और प्लस तीसरे
घन का आयतन। क्लियर हुआ कि बड़ा घन जो है उसका आयतन तीनों घनों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। योगफल से बराबर मतलब पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन और प्लस तीसरे घन का आयतन। अच्छा, आप जानते हैं कि घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, होता है भुजा क्यूब। तो अब यहां पर भी लिखें भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, तो बड़ा अजीब लगेगा ना कि सब भुजाएं ही हो गई। तो चूंकि इसीलिए हमने यहाँ पर नाम डाल दिए थे, क्योंकि पहले बड़े घन की जो भुजा है वो यक्स है तो उसका होगा एक्स क्यूब। पहले घन जो है उसकी भुजा ए मानी है तो ये हो जाएगा ए क्यूब, दूसरे के लिए बी मानी है तो हो जाएगा बी क्यूब, वैसे तीसरे के लिए सी मानी है तो हो जाएगा सी क्यूब। क्लियर हुआ है ना? तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। और जब यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे इसका तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा क्यूब ना लिख के सीधे, क्योंकि इसकी भुजा हमने यक्स मानी है तो लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर पहले घन का जो आयतन होगा तो पहले घन की भुजा ए है तो ये हो जाएगा ए क्यूब, प्लस दूसरे घन की भुजा बी मानी है तो ये हो जाएगा बी क्यूब, और प्लस तीसरा जो घन है उसकी भुजा सी मानी है तो ये हो जाएगा सी क्यूब। अब इनके मान लगा दिए जाए तो यक्स का मान निकालना है तो चूंकि यक्स को यक्स ही रखेंगे, यक्स क्यूब बराबर, अब ए का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ऐसे प्लस बी का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और प्लस सी का मान है 5 तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की खास जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कायदे से इसको हल कर सकें। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर, तो 3 का क्यूब, आप जानते हैं क्यूब का मतलब क्या होता है? जिस संख्या पर क्यूब लगा होता है उसका मतलब उसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करते हैं। 3 का क्यूब मतलब, तो 3 का क्यूब जो होगा उसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 को 3 बार 3 से ही गुणा करनी है तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब होगा 27, वैसे प्लस, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं तो थोड़ा लिख दूं, एक्स क्यूब बराबर ये हो गया 27 प्लस, अच्छा बी क्यूब यहाँ पे आया 4 का क्यूब, मतलब 4 को 4 से ही 3 बार गुणा करना है तो 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64 तो ये हो जाएगा 64, वैसे प्लस 5 का क्यूब है तो 5 पंचे 25 और पंचे 125 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसी को जोड़ लें, इसी को जोड़ लिया जाए तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर, तो देखिए जरा जोड़ेंगे कैसे, तो लास्ट वाली इकाई अंक देखेंगे 7 और 4 कितना हुआ 11, और 11 5 16, 16 के 6, हासिल कितना आया 1। अब दहाई का अंक देखेंगे तो 2 और 1 हासिल जो था 2 1 3 हुआ, 3 और 6 9 हो गया, और 9 2 11 का 1 हासिल लगा 2, अब नहीं हासिल लगा 1 सॉरी 11 का हासिल आया था 7 4 11 हासिल 1 आया था, 2 1 3 3 6 9 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1 आया, और 1 अब सैकड़े अंक पर यहाँ पर 1 है, बाकी किसी में सैकड़े का अंक नहीं है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 216, और चूंकि आप जानते हैं 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है तो एक्स क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। अगर दोनों पक्षों की तुलना करें तो पदों की तुलना करें तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 6। क्लियर हुआ? x बराबर आएगा 6, तो यहां लिख देंगे अतः बड़े घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो फिर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।